हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। अभी हम लोग 6 क्लास का इतिहास हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारा ये वीडियो हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने जब वैदिक काल पढ़ा तो वैदिक काल हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद अभी हम लोग ऋग वैदिक में, है ना, 2 भागों में डिवाइड किया था हम लोगों। एक ऋग वैदिक था, एक उत्तर वैदिक था। तो चलिए हम लोग इसी को पढ़ रहे थे। ये 6 क्लास की SCERT की किताबें हैं। अगर आपके पास है तो ज़रूर पढ़िए इसको। बहुत अच्छी किताबें हैं, बहुत बढ़िया किताबें हैं ये। यहाँ से अगर आपको प्रश्न पूछता है तो 2 तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। एक प्रश्न हो जाता है जो कॉन्सेप्ट बेस पे आधारित है, दूसरा है फैक्ट पे। तो दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कंप्लीट करना है तो दोनों चीज़ें करते चलिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। ऋग वैदिक 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व की बातें यहाँ पे किया जा रहा है। ऋग वैदिक में यहाँ पे पता ही होगा, आर्य जब भारत में एक ब्रांच के रूप में जब भारत में आए तो सबसे पहले उन्होंने सप्त सैंधव प्रदेशों को चुना रहने के लिए। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ होता है। बहुत बार एग्जाम में यह सवाल जो है पूछा गया है, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। मैक्स मूलर ने यह बात कहा कि आर्य जो है मध्य एशिया से भारत आए थे। मैक्स मूलर भी याद रखिएगा, मैक्स मूलर ने कहा था, मैक्स मूलर ने यह बात कहा था कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से। सवाल हो सकता है ये पूछे आपसे, मध्य एशिया निवास, जो आर्यों का जो निवास है वो बताया जाता है। उसके बाद सवाल हो सकता है आपसे ये भी पूछे, तिलक ने इसका ओरिजिन कहाँ बताया था। तो तिलक ने कहा कि ये आर्कटिक से आए हुए थे। तिलक ने कहा कि ये आर्कटिक महासागर से आए हुए थे। बाल गंगाधर तिलक ने ये बात कही थी। और दयानंद सरस्वती ने ये कहा कि आर्य तिब्बत से आए थे। तिब्बत से कहा दयानंद सरस्वती ने ये बात कही कि आर्य जो है, आर्य तिब्बत से आए थे। यहाँ पे आपको ये बात पता होगा कि आर्य भारत में अगर मध्य एशिया से आए होंगे, है ना, तो मध्य एशिया से वो लोग जानवरों को, मतलब समझिए कि चराते चराते, होता है ना कि जहाँ चारा मिलती थी वहीं पे वो लोग अपना तंबू गरो गाड़ करके रह जाते थे। फिर वहाँ का जो हरा भरा जो उपजाऊ जो ज़मीनें थी, जब पशुओं के द्वारा सब कुछ ख़त्म कर दिया जाता था तब वो लोग आगे बढ़ते थे। इसी तरीके से वो आगे बढ़ते बढ़ते वो पहुँचते हैं भारत में। और ये काल कब का है? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 BC की बात यहाँ पे कहा जा रहा है। तो जो लोग अपने जीवन में जिससे सबसे ज़्यादा लगाव रखते हैं, जिनके जीवन का आधार ही सब कुछ है, उसी से उनका जीवन जो है क्रियान्वित होता है, संचालित होता है। आप देखते होंगे जब हम लोग वैदिक काल को 2 भागों में बांटते हैं तो ऋग वैदिक काल में पशुपालन प्राथमिकता थी उन लोगों के जीवन का। यानी कि ऋग वैदिक काल में और एक ही ग्रंथों की रचना किया गया था, ऋग्वेद। और उस समय में लोगों को जीवन का जो आधार था, जो जीवन संचालित होती थी, जो जीवन चल रहा था, वो सब चीज़ें जिस तरीके से आज आधुनिक समय में देखते हैं कि इंसानों की ज़िंदगी जो है मशीनों से घिर चुकी है ना, मशीनों से घिरा हुआ है। जैसे मोबाइल के बिना आप नहीं रह सकते, लैपटॉप के बिना नहीं रह सकते, कोई भी काम करना है तो ऑनलाइन वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। इस तरीके से आप देख रहे हैं, छोटा बच्चा अगर रोने लगे तो उसको मोबाइल दे दीजिए, वो खुश हो जाता है ना, रोना बंद कर देता है। आपको पता ही होगा बिहार में एक सर्वे किया गया जिसमें पता चला कि भारत के सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा जो बच्चे ऑनलाइन गेमिंग जो करते हैं वह बिहार नंबर 1 पे है। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का और उत्तर प्रदेश का है। तो इसका मतलब ये है कि लोगों की जो ज़िंदगी है, लोगों का जो जीवन है वह मशीनों से क्या हुआ, घिर चुका है। उसी तरीके से
यहाँ पर ऋग वैदिक काल में लोगों का जीवन जो संचालित होता था वो सिर्फ वहाँ पे एक पशु थी जिसका नाम था गाय। देखिए आज हमारे भारत में गाय हमारी माता है, और किसी ने ये कहा कि जब गाय हमारी माता है ना, तो साढ़ को बाप भी कहना चाहिए, थोड़ा सा ये हो जाता है ना। लेकिन बात ये है कि यहाँ से वो चीज़ें लिया गया। आपको बताएंगे यहाँ पे चीज़ें यानी कि यहाँ पे ऋग्वेद काल में लोगों के जीवन का जो आधार था वह पशुपालन था। यहाँ पे पशुपालन था जो प्रधान थी, यहाँ पे पशुपालन उनके जीवन का हिस्सा था। लेकिन जैसे ही ऋग्वेद काल को पार कर दिया जाता है, पार किया जाता है, जब उत्तर वैदिक काल में ये लोग आते हैं तो पशुपालन तो रहता है, लेकिन उनके जीवन का जो प्रथम जो प्रमुखता जो रहती है वह पशुपालन नहीं रहता, वो कृषि हो जाता है। कृषि इसलिए रहता है क्योंकि वहाँ पे जो जीवन जो है अस्थाई हो जाती है। यहाँ पे जो लोग जी रहे हैं वह यायावरी हैं। यायावरी का मतलब होता है घुमक्कड़। यायावरी का मतलब क्या होता है? घुमक्कड़ होता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहना। और यही तो ज़िंदगी थी इनकी, यही इनके जीवन का हिस्सा था आर्यों का। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे, दूसरे से तीसरे स्थान पे जाते थे। जब हम लोग उत्तर वैदिक काल में जब प्रवेश करते हैं तो उनके जीवन का जो आधार है, क्योंकि यहाँ पे गंगा के घाटियों में जब ये लोग बस जाते हैं तो वहाँ पे ज़मीन उपजाऊ मिलती है। बहुत सारा कारण होता है यहाँ पे अस्थायी निवास करने का, जिसके बारे में हम लोग उत्तर वैदिक काल में करेंगे। तो यहाँ देखिए, गायों को प्राप्त करने के लिए आर्यों का एक कबीला दूसरे कबीला के साथ अक्सर युद्ध करता था, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा गाय होती थी वो सबसे ज़्यादा अमीर था। जैसे अभी भारत में सबसे बड़ा अमीर आदमी कौन? मुकेश अंबानी। अगर मुकेश अंबानी के पास भारत का सबसे ज़्यादा अगर गाय हो उस ज़माने में तो व्यक्ति सबसे ज़्यादा अमीर है ना। समाज में सोशल स्टेटस की बात किया जाए तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा सबसे ज़्यादा है, यानी कि गाय ही प्रधान था। यहाँ तक बताया जाए कि अगर आप किसी के साथ कह सके तो अगर मर्डर करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो उसे बचने के लिए अगर आप गाय दे देते हैं तो आपकी सारा जो पाप है वो सब कुछ मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यानी कि गाय ही ज़िंदगी था, गाय ही ज़िंदगी का हिस्सा था। लोग अभी देखिए इस समय क्या था, इस समय जो समाज थी वो कबीलाई समाज था। आज भी हमारे भारत में कितनी जनजातियां हैं जो कबीलाई जैसे जीवन जीती है। बहुत ऐसे समाज में है। हमारा भारत विविधता में एकता वाली देश हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत ऐसे जनजाति हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। भारत में एक ऐसी जनजाति है जो आधुनिकता को मतलब समझिए को अपनाए हुए है। जितनी आज़ादी, जितनी स्वतंत्रता और जितनी मान सम्मान वहाँ के लड़कियों को, वहाँ के महिलाओं को प्राप्त है, आज शहर में रहने वाले महिलाओं के पास वो सम्मान और प्रतिष्ठा व्याप्त नहीं है, प्राप्त ही नहीं है जो समाज के कबीलाई समाज में, अनुसूचित जनजाति और ट्राइब में पाया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कहता है कि गाय को प्राप्त करने के लिए एक कबीला दूसरे कबीले से क्या करता था? युद्ध करता था। यही तो वजह थी, यही तो वजह थी कि गायों की रक्षा के लिए हम एक कबीला के सबसे जो शारीरिक रूप से जो स्ट्रांग होता था उसी व्यक्ति को चुनाव करते थे, है ना, सरदार बनाते थे। और सरदार बनाने के बाद उसके अंदर ऊपर जिम्मेदारी थी कि हमारे गायों की रक्षा कर सके, ताकि कोई व्यक्ति हमारे गायों को चुरा के ना ले जाए, कोई आक्रमणकारी कोई दूसरा कबीला आकर के इस पे अटैक ना करे। तो एक कबीला दूसरे कबीले से लड़ने के लिए जो लड़ाइयाँ होती थी सिर्फ एक ही वजह से होती थी, वो थी गाय, है ना। अक्सर देखा जाता है तो दुनिया में जो भी युद्ध होता है 3 वजह से होता है ना। बड़े पुराने ज़माने के जो लोग हैं, अभी भी हमारे घर परिवार में जो बुज़ुर्ग होते हैं 70-80 साल, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को जिया है, वो कुछ ऐसे बातें कह जाते हैं जो एक सिद्धांत हो जाती हैं। जैसे कहते हैं लोग कि जर जोरो ज़मीन, ये युद्ध का कारण ही होता है। 3 कारण, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता, है ना। महाभारत में भी देख सकते हैं, इतिहास के पन्नों में तो भरा पड़ा है, बहुत सारा युद्ध है जो इतिहास के पन्नों में भरा पड़ा है। और क्या कारण हो सकता है किसी भी युद्ध का? उसी तरीके से यहाँ पे, है ना, एक कबीला दूसरे कबीले के साथ क्या करता है? अक्सर युद्ध करता है ताकि उसके पास गाय की मात्रा सर्वाधिक हो जाए। और यहीं पे आपको दिखेगा, यहाँ पे जब उत्तर वैदिक काल में जब हम लोग आते हैं तो उत्तर वैदिक काल में आपको गाय की जो प्रधानता है वो तो रहता ही रहता है, लेकिन
बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगा। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। गौधन की रक्षा के लिए एक सरदार या राजन को चुनाव किया जाता था जो बहादुर हो, जो बहादुर हो। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं। हाँ, यहाँ पे है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। ऋग्वेदी राजन को किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का अस्थायी रूप से शासन करने वाला राजा नहीं माना जाता था, है ना। यहाँ पे क्या कहता है, जब हम लोग ऋग्वेद के समय में जी रहे थे तो उस समय में कबीला का सरदार सिर्फ सरदार ही होता था। कहने का मतलब है कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई विभाजन नहीं था, राजा और प्रजा में कोई विभाजन नहीं था। प्रजा खुद वैल्यू नहीं करता था यहाँ पे, क्योंकि ये सरदार मतलब कबीले के ऐसे व्यक्ति को सरदार बनाई जाती थी जो शारीरिक रूप से ही बहुत ही स्ट्रांग हो, बहुत मजबूत हो, उन्हीं लोगों को सरदार चुना जाता था। और लोग थोड़ा बहुत कुछ भेंट देते थे ताकि वह अपना भरण पोषण उससे कर सके। ये जो राजन का जो कॉन्सेप्ट आया, यानी कि ये जो कबीला का जो सरदार है, राजा का जो स्वरूप धारण किया, ये तो उत्तर वैदिक काल में हो जाता है। यह धीरे धीरे जो अस्थाई बनने लगती है, अस्थाई उत्तर वैदिक काल में होता है, क्योंकि जीवन जो घुमक्कड़ी था, जो लोग एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे जाया करते थे, जैसे ही वो अस्थाई हो जाते हैं, राजा भी अस्थाई हो जाता है। उत्तर वैदिक काल की बात है, लेकिन वैदिक काल में ऐसा नहीं होता है। और वैदिक काल में उसकी प्रतिष्ठा भी वैसी नहीं थी जैसे उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखते हैं। तो वही कहता है कि ऋग्वैदिक राजन को किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का अस्थायी रूप से शासन करने वाला राजा नहीं माना जाता था, क्योंकि राजनीतिक अवधारणाओं क्षत्रियता को इंगित करने वाले शब्द जैसे जनपद, राष्ट्र, राज्य का उल्लेख कम ही मिलता है, इसमें मिलता ही नहीं है, है ना। राजा ने कबीले के मुखिया मात्र या वंश परंपरा के लोग एक साथ रहते थे। यहाँ पे कहता है, यहाँ पे राजन यानी कि कबीले के सरदार का चुनाव हम तो कर लेते हैं, लेकिन सारे लोग क्या होते हैं, सारे लोग एक ही साथ रहते हैं। उनकी वंशजें जो थी सब एक ही साथ मिल के रहते थे। जैसे में अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पे NCERT में ये चीज़ें लिखा गया है कि ऋग्वेद में ये बात लिखा गया है कि मेरी माता जो है वो चक्की चलाती हैं और पिता कृषि करते हैं, है ना, भाई कोई व्यापारी करता है। इसका मतलब ये था कि जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम लोग जो देखते हैं, कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं जो आगे चल के हम लोग चातुर्वर्ण व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये उत्तर वैदिक काल की बात है। उत्तर वैदिक काल में अगर हम डिवाइड की अगर बात करते हैं, जो यहाँ पे जातियों का जो डिवीज़न हम लोग देखते हैं यहाँ पे, वह कर्म के आधार पे होता है। और कर्म के आधार पे होने के बाद सभी परिवार के लोग एक ही घर में रहते हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे समाज में जो कर्मकांड, पाखंड, बहुत सारी चीज़ें जब भरने लगती है तो वहाँ पे यही जो है यह रूप जो है बदल जाता है, और जो कर्म के आधार पे था वही अब जन्म के आधार पे हो जाता है। ऋग्वैदिक काल में बिदत का सबसे ज़्यादा महत्व था। बिदत का सबसे ज़्यादा महत्व था कब? ऋग्वेद में, है ना। बाद में घटता गया, फिर सभा और समिति आया। सभा में केवल प्रतिष्ठित लोग थे। कहता है कि ऋग्वैदिक काल में बिदत का सबसे ज़्यादा महत्व था, बाद में घटता गया। शुरू में कब? ऋग्वेद में। उत्तर वैदिक काल में आपको पता ही होगा, सभा और समितियां जो हैं, यानी कि सभा तो ठीक है, समितियां की स्थिति खराब हो जाती है। जब हम लोग उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे, आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता जब हम लोग पढ़ रहे थे तो पता चला कि हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं की प्रतिष्ठा और सम्मान जो है वो सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है। और जिस समाज में महिलाओं का सम्मान और प्रतिष्ठा सबसे ज़्यादा होता है वह समाज सबसे विकसित अवस्था में माना जाता है। लेकिन जब हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं तो वैदिक सभ्यता में जब हम लोग ऋग्वेद में पढ़ते हैं तो महिलाओं की स्थिति उतनी खराब नहीं दिखती है जितना उत्तर वैदिक काल में दिखता है। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति इतना ज़्यादा खराब कर दिया गया है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में कहता है कि पुत्री का जन्म दुख का कारण होता है।
सोचिए, उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह दिखने लगेगा। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति इतना ज़्यादा खराब दिखाया जाता है कि उसकी तुलना जुआ पाशा ये सब से किया जाता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कहता है आपको कि सभा में केवल प्रतिष्ठित लोग थे जिसका सोशल स्टेटस बहुत ज़्यादा था, जिसकी सामाजिक प्रतिष्ठा सबसे ज़्यादा थी, उस सभा में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित थे। समिति आम लोगों की संस्था थी। पूछा जा सकता है सभा किस तरह की संस्था थी, उसमें कौन लोग शामिल थे। सभा जो है केवल प्रतिष्ठित लोग ही रहते थे। जैसे अभी भी आप देखते हैं, जब आप कभी गांव में जाएंगे तो वहाँ पंचायत करने वाले कुछ ऐसे गिने चुने लोग रहते हैं जिनका समाज में थोड़ा अच्छा खासा प्रतिष्ठा हो, क्योंकि लोग उनके बात को सुनते हैं, मानते हैं, है ना। अभी हम लोग हमारे भारत में क्या है कि लोग तुलना करते हैं कि अच्छा फलाने का करैक्टर अच्छा है तो आदमी अच्छा होगा, है ना। जैसे मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमेशा शराब में लिप्त रहे, डूबा रहे, है ना, अफीमची हो, और ये कह सकते हैं हमेशा सुट्टा लगा रहा हो, यानी कि 24 घंटा में अगर 16 घंटा भी अगर वो सिगरेट में डूबा रहता है तो लोग सोचता है कि ओह ये इसका कैरेक्टर बहुत ख़राब है। लेकिन ज़रा सोच के देखिएगा, मार्क्स इतना शराबी और मार्क्स इतना, है ना, स्मोकर कोई नहीं था, लेकिन उसने एक आइडिया दिया, क्रिएटिव आइडिया, और ये क्रिएटिव आइडिया अर्थव्यवस्था में क्रांति पैदा कर दी। हमारे भारत में कोई ऐसा दे दे दारू पी कर के अच्छा बात करने वाला, तो लोग उसको क्या कहेगा, है ना। तो यहाँ पे लोग जज करते हैं उसको। यहाँ क्रिएटिव आइडिया की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। लोग उसका करेगा, अच्छा फलाना स्टूडेंट है उसके साथ घूमता है, चौक पे उसको देखे थे, है ना, भिकना पहाड़ी पे देखे थे कि फलाने के साथ वो घूम रहा था, है ना। फिर पटना यूनिवर्सिटी के अगल बगल, फिर बोरिंग रोड में, फिर मैरिन ड्राइव में, उसका हम लोग तुलना करते हैं। लेकिन हो सकता है कल होकर के वो फाइट कर जाए, बीपीसी का टीचर बन जाए, है ना। तो फिर सारा जो किया हुआ जो उसका जो कर्म है, जो उसके कैरेक्टर जो ख़राब किया था, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। लोगों की नज़र में लगे ना कोई बात नहीं, लेकिन लड़का बहुत इंटेलिजेंट था, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं।